नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। ये है अंबाजी माता मंदिर गुजरात के बनासकांठा में स्थित है। हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा गुजरात दौरा किया गया था, तो गुजरात दौरे के दौरान यहाँ पर पूजा अर्चना की गई, तो इसलिए चर्चा में आ गया था। तो ये मंदिर इम्पॉर्टेंट है, जो अंबा माता जी का मंदिर है, गुजरात के बनासकांठा में स्थित है। इसे बताया जाता है कि जो भारत में 52 यानी कि जो 52 शक्तिपीठ है, उन शक्तिपीठों में से एक ये भी है। यहाँ न केवल देश से बल्कि विश्व से यानी विदेशों से भी जो पर्यटक होते हैं या जो दर्शन करने वाले व्यक्ति होते हैं वो यहाँ पर आते हैं। नवरात्रि और दिवाली के समय यहाँ पर त्यौहार यानी फेस्टिवल मनाए जाते हैं। एक जो मुख्य परिसर है, इसके मुख्य परिसर में एक श्री बीजा यंत्र है, जिसे कहा जाता है उसके अंदर दैवी शक्ति है। जो इसका अनुकरण करता है उसकी मनोकामना पूरा हो जाती है, ऐसा मान्यता है। इसके मंदिर के चारों तरफ छोटे छोटे मंदिर भी है। जो मुख्य मंदिर है अंबाजी माता मंदिर का, तो ध्यान रखिएगा ये जो 52 शक्तिपीठ है उसमें से एक है, गुजरात के बनासकांठा में स्थित है। ये था इस मंदिर के बारे में। आगे बढ़ेंगे। ये 8वीं शताब्दी में बनाया गया था। 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में इसे बनाया गया था। 52 शक्तिपीठों में से एक है, बाकी सब तो हो ही गया इसमें। और आगे बढ़ेंगे, एक और मंदिर के बारे में बात करते हैं, सोमनाथ मंदिर। ये भी गुजरात में स्थित है, ध्यान रखिएगा। इससे संबंधित क्वेश्चन भी बन चुका है। ये भी गुजरात में स्थित है। इस मंदिर परिसर में ही एक सर्किट हाउस का स्थापना करेंगे प्रधानमंत्री के द्वारा। इस मंदिर परिसर में एक नए सर्किट हाउस की स्थापना किया जाएगा। सोमनाथ मंदिर, जिसे सोमनाथ मंदिर या तो देव पाटन भी कहा जाता है, यह गुजरात का जो प्रभास पाटन है वेरावल में स्थित है। इसे हिंदुओं का सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से माना जाता है कि हिंदुओं का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। इसे माना जाता है कि यह शिव का जो 12 ज्योतिर्लिंग है, जो पहला ज्योतिर्लिंग है वो सोमनाथ मंदिर में स्थापित की गई है। जो शिव जी का 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से जो पहला ज्योतिर्लिंग है वो सोमनाथ में स्थित है, ध्यान रखिएगा। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस मंदिर का जब पुनर्निर्माण किया गया था, तो जो हिंदू मंदिर की जो वास्तुकला शैली है, उसकी एक शैली है मारू गुर्जर शैली। तो मारू गुर्जर शैली है, इस शैली में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था। तो ये दोनों ही टेम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, एशियाई पैरा गेम्स 2023 के बारे में जानते हैं। एशियाई जो पैरा गेम्स 2023, ये चीन का एक शहर है जिसका नाम है हांगजो शहर। चीन के हांगजो शहर में ये जो एशियाई पैरा गेम्स 2023 है ये आयोजित किया गया था। हाल ही में जो भारत के जो पैरा एथलीट्स हैं, यानी कि जो दिव्यांग्स होते हैं, वो एथलीट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो पैरा एथलीट्स है उसको प्रधानमंत्री के द्वारा, पीएम के द्वारा बधाई दी गई है, क्योंकि अभी तक का सबसे ज़्यादा मेडल इस एशियाई पैरा गेम्स में आया है, लगभग 111 111 पदक अभी तक का सर्वोच्च पदक है ये हासिल हुआ है एशियाई पैरा गेम्स में, जो चाइना के हांगजो शहर में है। तो ये शहर भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इस बार का जो एशियाई पैरा गेम्स 2023 है कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो चाइना के हांगजो शहर में हुआ था। इस बार सबसे ज़्यादा मेडल भारत के द्वारा लिया गया था। इस बार का जो संस्करण था, चौथा संस्करण था, जो चीन के हांगजो शहर में इसे आयोजित किया गया था। वहीं जो इसके पहला वाला संस्करण था वो इंडोनेशिया के जकार्ता में था, 2018 में था एशियाई। ये जो एशियाई पैरा गेम्स है भारत के लिए यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि इसमें अभी तक का भारत का जितनी भी दल थे, अभी तक सबसे अधिक दल यानी कि 303 एथलीट्स इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे, जिसमें 191 मेल थे यानी पुरुष थे और 112 महिलाएं थी, 112 फीमेल्स यानी महिला थी। एशियाई पैरा खेल्स में यानी गेम्स में भारत लगभग 111 अब तक के सर्वोच्च पदक जीते हैं, जिसमें से 29 स्वर्ण पदक है और 31 सिल्वर मेडल है, और फिर 51 कांस्य पदक है, यानी कि 29 स्वर्ण है, गोल्ड मेडल है, 31 सिल्वर मेडल है और फिर 51 ब्रॉन्ज मेडल, जिसे कांस्य पदक कहते हैं, ये है। एशियन पैरा रिच हाल्स माता पिता प्रशिक्षकों प्रशासकों के लिए भी एक हैट टिप था। उन्होंने शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए दिल और दिमाग में खेल के जुनून को देखा और पोषित किया, इससे उनको और भी बढ़ावा मिला है।
तो ध्यान रखिएगा एशियाई पैरा गेम्स के बारे में। नेक्स्ट पढ़ेंगे, गोवा में मैरीटाइम कॉन्क्लेव 2023 आयोजित किया गया है। इसे हाल ही में जो रक्षा मंत्री हैं भारत के राजनाथ सिंह, उनके द्वारा इसे एड्रेस किया गया, संबोधित किया गया है। तो जो गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव 2023 है, यहाँ पर देखिए ये हिंद महासागर के तटीय देश है, ये सब देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसका उद्देश्य यही है कि जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर की सुरक्षा को सुनिश्चित करना और इसके सुरक्षा से लेकर इसमें सतत जो विकास है, व्यापार है, इसको बढ़ावा देने के लेकर जो तटीय समुद्री देश हैं उसके जो एक्सपर्ट हैं इस कॉन्क्लेव में इकट्ठा होंगे, जो उनका सर्वोच्च विचार है वो देंगे। उस सर्वोच्च विचार का इस्तेमाल करके हिंद महासागर की जो सुरक्षा है उसको और भी मजबूत किया जा सकता है। इसे 29 से 31 अक्टूबर तक मनाया गया है। ये जो कॉन्क्लेव है गोवा में मनाया गया था, 29 से 31 अक्टूबर तक आयोजित किया गया था। इसका आयोजक कौन है? भारतीय नेवी यानी इंडियन नेवी के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। स्थान गोवा है। इसकी थीम क्या थी? हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा। इसकी थीम क्या थी? हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा। तो जो सामान्य समुद्री सुरक्षा है उसको प्राथमिकता इसमें दिया गया था। इसका जो पिछला संस्करण है 2017 में, अब फिर उसके बाद 2019 में और 2021 में मनाया गया था। तो यानी इसके 3 संस्करण हो चुके हैं। इस बार का जो संस्करण था चौथा संस्करण था। इस बार का जो संस्करण था कौन सा संस्करण था? चौथा संस्करण था। इसके 3 संस्करण आयोजित किए गए। इसका पहला संस्करण 2017 में था, बाकी 19 में था, एक 20 में था। ये द्विवार्षिक है, यानी कि हर 2 साल पर इसे आयोजित किया जाता है। हर 2 साल पर इसे आयोजित किया जाता था। इस बार का चौथा संस्करण था। इसमें कौन कौन से देश शामिल है? इसमें बांग्लादेश है, कोमोरस, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, सेशल्स, सिंगापुर, श्रीलंका और उसके बाद यहाँ पर देखिए मेडागास्कर है, मोजाम्बिक है। मतलब जो तटीय हिंद महासागर से तटीय सटे हुए देश है वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। थाईलैंड से टोटल 12 देश इसमें शामिल है, पार्टिसिपेट किए थे। ये अपने ज्ञान का आदान प्रदान, अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे कि जो हिंद महासागर है इसमें जो सुरक्षा है इसको कैसे बढ़ाया जाए और इसमें जो संसाधन है इसका कैसे दोहन किया जाए और उसके बाद जो समुद्री मार्ग के रूप में हिंद महासागर को कैसे बढ़ावा दिया जाए। तो ये था गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव के बारे में। नेक्स्ट बढ़ेंगे, मेरी माटी मेरा देश अभियान। ये अभियान शुरू किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जो कर्तव्य पथ है इस पर मेरी माटी मेरा अभियान देश के तहत एक यात्रा निकाली गई थी जिसका नाम था अमृत कलश यात्रा। तो ये जो अमृत कलश यात्रा है ये 1 सितंबर से लेकर, ध्यान रखिएगा, 1 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक चली। जो अमृत कलश यात्रा है 1 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक चली। यह जो मेरी माटी मेरा देश अभियान है इसके तहत स्टार्ट किया गया था। ये जो मेरी माटी मेरा देश अभियान है, ये जो कर्तव्य पथ है, देखिए दिल्ली का कर्तव्य पथ है, इसका नाम पहले राजपथ था। राजपथ जब ब्रिटिश कॉलोनी इंडिया रहती थी तो ब्रिटिशर्स द्वारा दिया गया नाम था राजपथ। इसका नाम बदलकर अभी कर दिया गया है कर्तव्य पथ। क्या कर दिया गया है? कर्तव्य पथ, इसका नाम बदलकर कर दिया गया है। ये जो केंद्र सरकार द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो 75 वर्ष है, यानी कि इसको 75 साल को सेलिब्रेट्स करने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी के तहत आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है इसी के तहत ये कैंपेन स्टार्ट किया गया जिसका नाम है मेरी माटी मेरा देश अभियान। इस अभियान के तहत कलश यात्रा को शुरू किया गया। 1 सितंबर से 31 अक्टूबर तक यह कलश यात्रा चली। ये जो मेरी माटी मेरा देश अभियान है इसके तहत देश के विभिन्न हिस्सों से मिट्टी इकट्ठा करके इस यात्रा के दौरान लाया जाएगा। इस जो कर्तव्य पथ है इस पर उद्यान बसाया जाएगा। एक उद्यान का निर्माण किया जाएगा जगह जगह से, मतलब देश के विभिन्न कोनों से मिट्टी लाई जाएगी, उसे बिछाया जाएगा। बिछाने के बाद एक उद्यान बनाया जाएगा कर्तव्य पथ पर। यह जो उद्देश्य इसका यही है कि जो शहीद है जिन्होंने देश के सम्मान के लिए बलिदान दिया है उनके स्मरण में इस उद्यान का नाम कर्तव्य पथ रखा गया है। उसी को सेलिब्रेट करने के लिए इसे बनाया जा रहा है। इसमें चाहे स्वतंत्रता सेनानी हो, रक्षा कर्मी हो, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हो और राज्य पुलिस के सदस्य शामिल हैं जिन्होंने कर्तव्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, उनको उनके सम्मान में इस राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण किया जाएगा और इसी को सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस कैंपेन के तहत मेरा माटी मेरा देश अभियान देश के विभिन्न हिस्सों से मिट्टी इकट्ठा करके एक उद्यान विकसित किया जाएगा। कहाँ विकसित किया जाएगा? कर्तव्य पथ पर, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे,
8 प्रमुख उद्योगों में वृद्धि। भारत में जो 8 कोर इंडस्ट्री है इसकी चर्चा हमेशा रहती है। पहले तो इसका भारांश पूछ देता है कि जो 8 कोर इंडस्ट्री है इसका भारांश टोटल कितना है, इससे भी संबंधित क्वेश्चन बन गया है। 8 कोर यानी कि 8 कोर इंडस्ट्री में कौन कौन से इंडस्ट्री शामिल है ये भी पूछ देता है। प्लस उसके बाद किसका जो उत्पादकता है, मतलब कि किस क्षेत्र का, मतलब कि जो 8 इंडस्ट्री है उसमें से किसका भारांश सबसे अधिक है, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये चर्चा में है, इसके बारे में जानेंगे। सितंबर 2022 से लेकर सितंबर 2023 के बीच में जो 8 कोर इंडस्ट्री है इसमें इसका जो भारांश है इसमें कितने की वृद्धि हुई है, 8.1% की वृद्धि हुई है। ध्यान रखिएगा, ये वृद्धि ही पूछ देगा कि पिछले एक साल में जो 8 कोर इंडस्ट्री है इसमें इसके भारांश में कितनी वृद्धि हुई है, तो 8.1 यानी कि 8.1% की वृद्धि हुई है। तो सबसे पहले जो 8 कोर इंडस्ट्री है इसका नाम जान लेते हैं। इसमें देखो सीमेंट है, कोयला है, कच्चा तेल है, विद्युत है, उर्वरक है, प्राकृतिक गैस है, रिफाइनरी है। ये 8 कोर इंडस्ट्री है। और उसके बाद स्टील के उत्पादन के लिए संयुक्त तथा व्यक्तिगत प्रदर्शन इसका माप किया जाता है। जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है इसमें टोटल भारांश कितना है, 8 कोर इंडस्ट्री का टोटल भारांश कितना है, 40 दशमलव, ध्यान रखिएगा 40.27% है, 40.27% है। तो 8 कोर इंडस्ट्री का टोटल भारांश कितना है, इससे भी संबंधित क्वेश्चन बन गया है। पूछेगा तो कितना बताएंगे, 40.27 यानी कि 40.27% है। ये जो वृद्धि दर्शाई गई है, ध्यान रखिएगा, ये जो वृद्धि दर्शाई गई है विशेष तौर पर जो कोयला उत्पादन क्षेत्र है, उसमें जो वृद्धि हुई है सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है, 16.1% की वृद्धि हुई है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद किसका हुआ है, इस्पात का हुआ है 9.6%। उसके बाद विद्युत इलेक्ट्रिसिटी का हुआ है 9.3% हुआ है। एक चीज़ और, जो कच्चा तेल है क्रूड ऑयल है, उसके उत्पादन में मामूली से गिरावट आई है। कितनी आई है, 0.4% आई है। तो इससे भी क्वेश्चन पड़ जाएगा कि जो 8 कोर इंडस्ट्री है तो उसमें से किस में मामूली गिरावट देखने को मिला है, तो इसमें बताएंगे कच्चा तेल के उत्पादन में मामूली गिरावट यानी 0.4% यानी 0.4% तक इसमें मामूली गिरावट देखने को मिला है। तो ये था 8 कोर इंडस्ट्री के बारे में। इससे संबंधित इसका भारांश टोटल कितना है, 40.27% है। और इसके क्रम के बारे में भी पूछता है कि सबसे ज़्यादा भारांश इनमें किसका है। जो 8 कोर इंडस्ट्री है इसमें से सबसे ज़्यादा भारांश किसका है, सबसे कम भारांश किसका है, सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे कम किसका है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो जो रिफाइनरी उत्पाद है इसका भारांश सबसे अधिक है और सबसे कम किसका है, फर्टिलाइजर यानी कि जो उर्वरक है इसका भारांश सबसे कम है। तो ये 2 चीज़ याद रखिए, क्रम बाकी देख लीजिए, बिजली, स्टील, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और उर्वरक। नेक्स्ट बढ़ेंगे, जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र का शिखर सम्मेलन। यानी भारत का जो विदेश राज्य मंत्री हैं, कांगो गणराज्य की राजधानी जो ब्रेजाविल है, यहाँ पर देखिए यह है अफ्रीका महाद्वीप, यह है कांगो गणराज्य, इसकी जो कैपिटल है ब्रेजाविल में। यहीं पर जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र और उष्णकटिबंधीय वनों के लिए 3 बेसिनों का जो 3 बेसिन है, उष्णकटिबंधीय वनों के लिए जो 3 बेसिन है पूरे विश्व में, उस 3 बेसिनों का जो शिखर सम्मेलन है उसका दूसरा शिखर सम्मेलन, यानी कि सेकंड शिखर सम्मेलन, दूसरा शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, कांगो गणराज्य में। यह है कांगो गणराज्य की जो कैपिटल राजधानी है ब्रेजाविल, वहाँ पर इसे आयोजित किया जा रहा है। तो यह है साउथ अमेरिका का यह है अमेजन बेसिन, यह है अफ्रीका महाद्वीप का यह है कांगो गणराज्य बेसिन, यह है एशिया महाद्वीप का ये जो बेसिन है इसका नाम है बोर्नियो मेकांग दक्षिण पूर्व एशिया बेसिन, बोर्नियो मेकांग दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट एशिया बेसिन इसका नाम है। तो 3 महत्वपूर्ण बेसिन है, ध्यान रखिएगा। दुनिया के जो विश्व का उष्णकटिबंधीय जंगल है, उष्णकटिबंधीय जंगल का जो 82% जंगल है, 80 से 82% जो जंगल है इन 3 बेसिनों में मिलता है। अमेजन बेसिन, फिर कांगो गणराज्य बेसिन, फिर उसके बाद बोर्नियो मेकांग दक्षिण पूर्व एशियाई बेसिन है। इन तीनों बेसिन, ये तीनों ही इक्वेटोरियल से
होकर विषुवत रेखा से होकर गुजरते हैं। 3 बेसिन में 80%, मतलब दुनिया के जो 80% उष्णकटिबंधीय जंगल पाए जाते हैं इन 3 बेसिनों में ही पाए जाते हैं। जो दुनिया के 2/3 जैव विविधता होती है, ध्यान रखिएगा, जो दुनिया के 2/3 जैव विविधता होती है वो भी इन 3 बेसिनों में ही पाई जाती है। अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन और इसके बाद बोर्नियो मेकांग दक्षिण पूर्व एशियाई बेसिन। तो 3 बेसिन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और भी इससे बारे में कुछ पूछते हैं। वहीं 80% उष्णकटिबंधीय जंगल यहीं मिलते हैं, 2/3 जैव विविधता यहीं पर पाई जाती है। तो ये था इसके बारे में, कांगो गणराज्य के बारे में। जो कांगो गणराज्य है ये अपने वर्षा वन के लिए जाना जाता है, अपने वर्षा वन के लिए जाना जाता है। और इसके बाद जो गोरिल्ला है यहाँ पर निवास करते हैं, अधिक से अधिक यहाँ पर गोरिल्ला का निवास मिलता है कांगो गणराज्य में। आगे बढ़ेंगे, विश्व सिटी दिवस के बारे में दिया है। विश्व सिटी दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे नामित किया गया है। हर साल यानी प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस यानी विश्व सिटी दिवस मनाया जाता है। इसे पहली बार 2014 में मनाया गया था। इससे पहली बार जो विश्व सिटी दिवस है 2014 में पहली बार मनाया गया था। हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये किसके द्वारा नामित किया गया है विश्व सिटी दिवस को? संयुक्त राष्ट्र महासभा को। 3 फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट थीम के बारे में, इस वर्ष यानी कि 2023 की जो थीम है, सभी के लिए सतत शहरी भविष्य का वित्त पोषण करना, ये थीम है। जो सिटी है, जो विश्व की सिटी दिवस है, इसको जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि SDG 11 है, SDG 11 यानी सतत विकास लक्ष्य का जो 11वां लक्ष्य है उसके अंतर्गत दिया गया है कि सतत शहर विकास, सतत मतलब सस्टेनेबल शहरों का विकास करना, मतलब शहरों का इस तरीके से विकास करना कि जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए शहर सुरक्षित बच पाए। इसे कहते हैं जो सतत शहर या तो सस्टेनेबल सिटीज डेवलपमेंट इसे बोला जाता है। तो जो SDG का लक्ष्य 11 है ये शहरों के विकास से लेकर संबंधित है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे, कर्नाटक राज्य दिवस के बारे में दिया है। कर्नाटक राज्य उत्सव पुरस्कार, ये है भारत का यहाँ पर राज्य है कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य का यह दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है, कर्नाटक राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है जिसे राज्योत्सव पुरस्कार कहा जाता है। कर्नाटक में हर साल 1 नवंबर को दिया जाता है, हर साल 1 नवंबर को कर्नाटक राज्य उत्सव पुरस्कार दिया जाता है। ये कर्नाटक के स्थापना दिवस के रूप में इसे मनाया जाता था। 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक को स्थापित किया गया था। भाषा के आधार पर कर्नाटक की स्थापना हुई थी, कर्नाटक राज्य की 1956 को, 1 नवंबर 1956 को। फिर उसके बाद पहले इसका नाम था मैसूर। जब इसका गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को, तो कर्नाटक को भाषाई आधार पर मैसूर के नाम से इसे स्थापित किया गया था। लेकिन वहीं 1 नवंबर 1973 को इसका नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। तब से हर साल 1 नवंबर को राज्य के गठन के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। 1 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। वहीं पर कर्नाटक राज्य उत्सव पुरस्कार प्रदान किया गया था। जो कर्नाटक था ये पहले जो साउथ इंडिया था, साउथ इंडिया स्वतंत्रता के दौरान दक्षिण भारत पर मैसूर का शासन था, हैदराबाद के निजाम शासन करते थे, मद्रास प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी का शासन था। प्रशासन में सुधार के लिए भाषा के आधार पर क्षेत्रों का पुनर्वर्गीकरण किया गया, तो ये राज्यों का निर्माण किया गया। तो 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक राज्य मैसूर के रूप में इसे स्थापित किया गया। 1973 में इसका नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।